हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम को पढ़ा था। आज हम आप लोगों को एफपीएस सिस्टम या ब्रिटिश प्रणाली जो है उसके बारे में समझेंगे कि ये ब्रिटिश प्रणाली क्या होती है। तो मैं अभी ले चलता हूँ आपको ब्रिटिश प्रणाली की तरफ। देखेंगे हम आईटीआई क्लास में थ्योरी को चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं। तो अभी हम ब्रिटिश प्रणाली की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में सबसे पहले हम आप लोगों को लेंथ, लंबाई की जो इकाइयाँ हैं उनको समझते हैं क्या होता है। देखिए 1 इंच बराबर 8 फुट ये बता रहा है, 1 इंच बराबर 8 फुट। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। हमारा जो स्केल होता है, स्टीडूल होता है, वो इस तरीके से होता है। अभी हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा स्टीडूल है और इसको हम 1 इंची को समझेंगे। पहले 1 इंची को समझेंगे। सपोज करो आपका 1 इंची यहां हो रहा है, ये आपका 1 इंच है। 1 इंच है तो सबसे पहले हम 1 इंच को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। फिर इनको 2-2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अभी हम इनको, अब ये 4 भाग हो गए, अभी हम इनको और 1-1 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से समझेंगे कि ये हमारा अब क्या होगा। मान लीजिए हाफ ये है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हमारा ये कहता है कि हमने अपने स्केल को, जो हमारा स्केल है, उसको हमने 8 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये कहता है 1 इंच बराबर 8 फुट। मान लीजिए ये आपके सूत्र हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 सूत्र बराबर 8 फुट। अब ये कहता है 1 सूत्र को भी इसने 8 बराबर भागों में बांट रखा है। तो हम इसको अब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अब मैं इसको एक सूत्र को और समझ लेता हूं इस तरीके से। मान लीजिए एक सूत्र है आपका, एक सूत्र को भी इसने 8 बराबर भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये हो गया, ये आपका एक सूत्र है। एक सूत्र को इसने 8 बराबर भागों में डिवाइड किया है। इसका मतलब ये हो गया कि एक खाना, ये खाना, इसमें भी 8 खाने हैं और यदि हम सबको मिलाएं तो 8 गुणा 8 इक्वल टू 64। मतलब इसने इसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 64 भाग। 1 इंच को डिवाइड किया है, मतलब काट रखा है 64 भागों में। अब 64 भाग में ये आधा है तो इसको ये क्या हो जाएगा? 1/32। याद है? यहां कितना हो जाएगा? 1/16। 1/16, 1/32 और 1/64। अब ये कहता है कि एक सूत्र, जो हमारा ये एक सूत्र है, ये वाला हमारा जो भाग है, मान लीजिए ये हमारा जो भाग है, इसने एक सूत्र को, एक जो सूत्र हमने उसको भी 8 बराबर भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसको हम एक चूल बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? 1 इंच को 8 सूत्रों में, ये मैंने दिखा दिया आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 इंच बराबर 8 सूत्र।
और 1 सूत्र बराबर 8 जूल। मतलब यदि हम कहें इस भाग को, जो हमारा 1 से 64वां जो भाग होता है वो जूल कहलाता है। हमारे जो स्टीरूल होता है उस पर जो ग्रेजुएशन होती है और जो सबसे छोटी ग्रेजुएशन होती है, सबसे छोटी जो लाइन होती है उसको हम एक जूल बोलते हैं। आप इसको देख भी सकते हैं, देखेंगे ये हमारा स्केल है और इस स्केल को यदि आप देख पा रहे होंगे तो इसको इसने 8 बराबर भागों में बांटा है और हर एक भाग को 8 बराबर भागों में बांट रखा है। तो इस तरीके से आपने समझा कि एक सूत्र में हमने एक सूत्र को भी 8 भागों में बांट रखा है, या इस तरीके से समझेंगे कि 1 इंच बराबर 1/64 इंच या 1 जूल। दूसरा, यदि हम, ये तो हो गया हमारा ये एक सूत्र को भी हमने 8 भागों में डिवाइड कर दिया। अब यदि हम बात आते हैं यहाँ पर, तो यदि हम बात करें 1 इंच बराबर 1/32 इंच, क्योंकि हमने अब 4 भागों हाफ स्केल को लेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। यदि हम वही 2 स्केलों को ले लें तो यदि हम 32 भागों को लेते हैं तो यहाँ पर 1/32 हो जाएगा। दोबारा से समझेंगे, थोड़ा सा आपको समझने में शायद दिक्कत ना हो। यदि हमने पूरे स्केल को ले लिया तो यहाँ 1/64 इंच या 1 जूल। यहाँ पर यदि हम 32 भागों को ले लेते हैं तो 32 भाग में क्या होगा, 1/32 इंच। और यदि हमने 16 भागों को ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 1/16 इंच। इंच को हम ऐसे कर देते हैं। और यदि 8 भागों को लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/8 इंच या 1 जूल। इस तरीके से आप इसको समझ भी सकते हैं और मैंने ग्राफ के द्वारा भी आपको समझा दिया है कि ये 1 इंच को हमने इस तरीके से 16 बराबर भागों में, 64 बराबर भागों में डिवाइड करके हम इसका वो लेते हैं, इसका डिस्काउंट निकालते हैं, अल्पतमांक निकालते हैं। और यदि हम इससे कहा जाए कि हमारा जो स्टीरूल होता है उसकी, या 1 इंची का जो सबसे छोटा भाग जो होता है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो आपका बन जाता है ये एक भाग, ये एक भाग आपका इस स्टीरूल का या 1 इंची का सबसे छोटी माप होगी, अल्पतमांक होगी। ठीक है। अब आगे यदि आपने 1 इंच को समझ लिया होगा, चूल को भी समझ गए होंगे। चूल मतलब 64वां भाग, 1 इंची का 64वां भाग को चूल बोलते हैं और 8वें भाग को सूत बोलते हैं। यदि 1 से 8वां भाग आता है तो उसको सूत बोलेंगे और यदि 64वां भाग आता है तो उसको चूल बोलेंगे। अब ये तो आप समझ गए होंगे। 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, ये सबको पता है। और 3 फुट बराबर 1 गज, और 1 फल्लांग में आपका 222 गज होते हैं। 1 फल्लांग बराबर 222 गज, और 1 जो मील होता है उसमें हमारे 8 फल्लांग होते हैं और 1760 गज होते हैं। यदि आप 1 मील में हम कहेंगे कितने गज होते हैं तो 1760 गज होते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं भार की माप की तरफ। जो वेट के हैं, वेट के जो माप होती हैं उनकी तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझ लें। इस ग्राफ को समझ लें। एक ग्रेड बराबर, इधर ध्यान देंगे, इधर मैंने कुछ लिख रखा है जो कि आपको सरलता से समझ में आए, बिल्कुल डीपली आपके माइंड में एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। उस तरीके से मैंने इसको ग्राफ को बनाया है। एक ग्रेड बराबर 0.46
648 ग्राम। हमें क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए, अक्सर करके हमारे इंडिया में हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर हम लोगों को ग्राम का ज़्यादा पता है। हम ड्रम, ओस, पौंड, स्टोन, क्वार्टर ये हमारी इकाई नहीं है, ये ब्रिटिश प्रणाली है। और ब्रिटिश प्रणाली को समझने के लिए हमें मीट्रिक प्रणाली को साथ में लेके चलना होगा। हमें मीट्रिक प्रणाली को हम साथ में लेके नहीं चलेंगे तो शायद हम समझ नहीं पाएंगे, बाउंस हो जाएगा, माइंड से ऊपर होकर निकल जाएगा। यही नहीं पता होगा कि हम ये ओस क्या होता है, ड्रम क्या होता है। तो हम समझेंगे एक ग्रेन बराबर 0.648 ग्राम। एक ग्रेन जो इकाई होती है, ये जो ब्रिटिश प्रणाली में ड्रम से भी छोटी इकाई होती है, ग्रेन होती है, उस ग्रेन में क्या होता है 0.648 ग्राम होता है। अब एक ओस, देखो ओस यहाँ दिया है, एक ओस होता है, एक ओस में कितना होता है 28.37 ग्राम। ये ध्यान देंगे, एक ओस यहाँ दिया है और एक ओस में कितना होता है 28.37 ग्राम। हमारे यहाँ का जो 1 ग्राम होता है, इंडियन 1 ग्राम में या मीट्रिक में जो 1 ग्राम नापा जाता है उसमें आपके 28.37 ग्राम वजन होता है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ 16 ड्रम बराबर 1 ओस, मतलब अब हम समझ लेंगे कि एक ओस मतलब 16 ड्रम का वजन क्या है। तो हम शायद इसमें भाग दे देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा 16 ड्रम में, एक ड्रम में कितना वजन होता है। यदि हम 16 का भाग 28.35 ग्राम में दे देंगे तो शायद हमें समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीके से निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक ड्रम में कितना वजन होता है। अब बात करेंगे और 16 ओस, देखो दोनों साथ इसलिए लेके चल रहा हूं मैं कि आप लोगों को समझ में आए। 16 ओस बराबर 1 पौंड। अब यहां हम समझेंगे 1 पौंड बराबर 453.6 ग्राम। 453.6 ग्राम, 453.6 ग्राम, मतलब ये 453.6 ग्राम है 1 पौंड। जो ब्रिटिश में जो तौल होती है वो पाउंड में होती है और पाउंड का जो वजन होता है वो 453.6 ग्राम होता है इंडियन में, मीट्रिक में। इस चीज को समझेंगे। एक स्टोन बराबर 14 पाउंड हम निकाल लेंगे, 1 पाउंड की वजन निकाल लेंगे तो 14 पाउंड का भी हमें पता चल जाएगा। एक क्वार्टर मतलब 1/4, 1 क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 28 पाउंड। और एक हैंडल वेट बराबर 112 पाउंड और 1 टन में 240 पाउंड होते हैं। हमारे यहाँ 1 टन में जो 1 पाउंड में बदल लेंगे हम तो यहाँ 1016.05 किलोग्राम होता है। और यदि हम 1 किलो में बात करें तो 2.025, 2.205 पाउंड होता है। इस चीज को हमें ध्यान रहना चाहिए। जो हमारा ये ग्राफ है, ये ग्राफ हमें इस चीज को समझाएगा। ये समझाएगा कि हमें वेट कैसे निकालना है। यदि हमें ब्रिटिश प्रणाली में हमें वेट को समझना है तो हमें पहले इसको समझना होगा। यदि हम इसको नहीं समझ पाते हैं तो शायद हम ब्रिटिश प्रणाली को नहीं समझ पाएंगे। तो ये साथ में आपको ध्यान देना है और इस पर डीपली ध्यान देंगे जिससे कि हमें पता चले। क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 पाउंड बराबर केजी, अभी 1 पाउंड बराबर केजी, तो अब बताइए कि कितने किलोग्राम होते हैं 1 पाउंड में। तो उस चीज का 1 किलो में आपके पॉइंट बनेंगे 1 किलोग्राम बराबर 2.025 पाउंड। 1 किलो बराबर या 1 पाउंड बराबर, 1 पाउंड बराबर बात करेंगे, 1 पाउंड बराबर हो जाएगा 0.4536 पाउंड। ये आपका केजी, किलोग्राम, ये आपका हो जाएगा 1 पाउंड बराबर इतने किलो बनेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1 पाउंड में इतने ग्राम होते हैं, इतने किलोग्राम हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें हमें
पता होना चाहिए, या 1 टन में हमारे कितने पाउंड होते हैं, ये आपको ब्रिटिश से हमें समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आ जाते हैं हम आयतन के माप की तरफ, वॉल्यूम के माप, मेजरमेंट की तरफ। एक 4 गैलन बराबर 1 पैंट होता है, और 2 पैंट बराबर 1 क्वार्टर, और 2 क्वार्टर बराबर 1 गैलन। अब हम इधर बात कर लेंगे। देखो थोड़ा सा इधर भी मैंने लिख के रखा है आपको समझाने के लिए कि 1 गैलन बराबर 4.546 लीटर। 1 गैलन में आपका 4.5 लीटर के समथिंग होता है, 4.546 लीटर। इस चीज को समझेंगे तो हमारा गैलन निकल के आ जाएगा, और गैलन से हम सारी इकाइयों को निकाल लेंगे। एक यूएस गैलन बराबर 2.231 घन इंच होता है, और 7.48 यूएस गैलन बराबर 1 घन फुट होता है। इससे हम आयतन के माप को निकाल लेंगे, जिससे कि हमें पता होना चाहिए कि ब्रिटिश में क्या होता है और मीट्रिक में क्या होता है। तो हमें मीट्रिक की एक इकाई पता चल गई कि हमारे 1 गैलन में कितना वेट होता है, इतना वेट होता है। उस चीज से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको टेम्परेचर की तरफ लेके चलता हूँ। अब टेम्परेचर हम लोग आ गए हैं टेम्परेचर मैनेजमेंट की तरफ, टेम्परेचर मेजरमेंट की तरफ। अब हम जो तापमान है उसको कैसे नापते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लें कि हमारा 4 तरीके से हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। नंबर 1 होता है आपका सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड होता है 0 से 100। इसका जो स्केल होता है वो स्केल है। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट होता है 32 से लेके 212। वहीं हमारा रीमर होता है, रीमर 0 से आपका 80 होता है, और आपका केल्विन तो केल्विन होता है आपका वो 273.15 से 373.15। इस तरीके से हमारे ये 4 आपके टेम्परेचर नापने के जो मानक हैं वो हैं, या जो कहेंगे टेम्परेचर नापने के आपके स्केल हैं। इन स्केलों के द्वारा हम टेम्परेचर को नापते हैं। अभी मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इधर। हम एक ये सारणी बनाई है, मैं इधर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ मैंने सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रीमर और केल्विन को लिख रखा है। यहाँ आप देख लेंगे कि जो लोअर पॉइंट होता है जिस पर हम ये कहेंगे कि हमारा जो पानी है वो जम जाएगा, वो हमारा लोअर पॉइंट होता है, और जिस पर तापमान उड़ना स्टार्ट हो जाता है उसको हम अपर पॉइंट बोलते हैं। तो हमारा जो लोअर पॉइंट है सेंटीग्रेड का, जो लोअर पॉइंट है वो 0 है। मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इधर ध्यान देंगे 0 से 100। हमारा यदि हम लोअर पॉइंट की बात करें तो हमारा 0 है, और अपर पॉइंट है हमारा 100। ये हमारा अपर पॉइंट है, अपर पॉइंट, और ये हमारा लोअर पॉइंट है। लोअर पॉइंट, ये अपर पॉइंट, और हमारा ये लोअर। ऐसे हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो ये 32 हमारा लोअर पॉइंट होता है, और 212 हमारा अपर पॉइंट होता है। ऐसे रीमर की बात करें तो रीमर का जो स्केल है इधर देखेंगे, फ़ारेनहाइट 32, 212। फ़ारेनहाइट रीमर का 0 हमारा अपर लोअर पॉइंट होता है, और 80 हमारा अपर पॉइंट होता है, 0 से 80। अभी हम केल्विन में बात करें तो केल्विन हमारा 273.15 जो होता है वो लोअर पॉइंट होता है, और 373.15 अपर पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर, लोअर पॉइंट पर पानी जम जाता है, और अपर पॉइंट पर पानी भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देता है। अभी हम समझेंगे, मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ कि 100 सेंटीग्रेड बराबर 212 फ़ारेनहाइट। यदि हमारा किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें इधर देखेंगे
ये हमारा मान लीजिए थर्मामीटर है और इसके अंदर पारा भरा होता है और इसका जो लोअर पॉइंट है वो 0 और ये अपर पॉइंट 100। यदि हम बात करें, मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, हमारा सेंटीग्रेड का जो अपर पॉइंट 100, फ़ारेनहाइट का अपर पॉइंट 180। तो यहाँ हम सेंटीग्रेड लिख देंगे। ये हमारा सेंटीग्रेड का अपर पॉइंट होगा और इधर 180 लिख देंगे, ये फ़ारेनहाइट का। ये फ़ारेनहाइट का अपर पॉइंट है और ये यहाँ का 32, ये लोअर पॉइंट है। ये दोनों का लोअर पॉइंट है। ये दोनों का जो लोअर पॉइंट है वो सेम होगा, एक लाइन में होगा और अपर पॉइंट इनका ये दिखा रहा, मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ 100 बराबर 112 फ़ारेनहाइट, मतलब अपर पॉइंट दोनों का 100, उसका 180 होगा, सॉरी 212 होगा, इसका 32 होगा। इसके बीच का जो स्केल बनता है वो 180 बनता है। यदि हम 212 में से 32 को घटा देंगे तो 180 बचता है। ऐसे ही हमारा यदि रीमर की बात करें तो रीमर का लोअर पॉइंट 100 है और उसका यहाँ पर जो अपर पॉइंट होगा वो 80। और यदि हम केल्विन की बात करें तो 373.15 ये केल्विन का होगा और उसका यहाँ जो लोअर पॉइंट होगा वो 273.15। मैं इसको इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि यदि हम थर्मामीटर सेंटीग्रेड में हमारा जो थर्मामीटर होगा उस पर क्या होगा, यदि हम दूसरे थर्मामीटर की तरफ समझ लेंगे तो ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर केवल आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को समझा सकता हूँ। यहाँ पर हम समझेंगे दोनों साइड में, एक साइड में हम रीमर को समझेंगे और एक साइड में समझेंगे केल्विन। केल्विन का तो 373.15, रीमर का 80, 0 यहाँ पर भी है, ये दोनों का 0 है। यहाँ यदि केल्विन स्टार्ट होगा वो 273.15। यदि हम मान लीजिए कि हमारे सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में 0 है और वही हम रीमर वाले में बात करें तो क्या होगा, उसका 0 भी 0 ही होगा, लेकिन उसी को हम केल्विन में नापेंगे तो वहाँ पर हमें 273.15 से स्केल स्टार्ट होगा। 273.15 है तो मान लीजिए कि वो केल्विन में नाप रहे हैं और वो भी 0 है। ऐसे फ़ारेनहाइट में यदि 32 आ रहा है तो समझेंगे ये 0 है और यदि 212 आ रहा है तो इसका मतलब है वो फ़ारेनहाइट में है, मतलब उसका ये है कि यदि हम उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो वो 100 ही होगा। इसको हम कैसे समझते हैं कि देखिए ये फॉर्मूला है F बराबर C + 9/5 इंटू L गुणा +32। ये आपका फॉर्मूला है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट की तरफ। यदि किसी भी टेम्परेचर को हमें सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, और यदि फ़ारेनहाइट से इस फॉर्मूले से फ़ारेनहाइट से यदि हमें सेंटीग्रेड की तरफ ले जाना है तो हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमारा चारों का कॉमन है। C/100 = F - 32/180 = R/180 = K 273.15/100। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये 100 भागों में डिवाइड है, ये 80 भागों में डिवाइड है, ये 180 भागों में डिवाइड है और ये 100 भागों में डिवाइड है। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो
सेंटीग्रेड का जो थर्मामीटर होगा वो 100 भाग में डिवाइड होगा, फ़ारेनहाइट का 180 में, रीमर का 80 में और केल्विन का 100 में। इस तरीके से हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। अदर कंट्रियों में अदर तरीके के जो हमें थर्मामीटर मिलेंगे उनसे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा फ़ारेनहाइट में है, सेंटीग्रेड में है, रीमर में है या केल्विन में। तो इस तरीके से आगे इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि आपको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बताइए, 32 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, या 40 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, या 59 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें। तो इस तरीके से या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कोई खास नहीं है। जैसे जैसे आपका आगे मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा कुछ, तो उसमें आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों का ही मेहनत हम लोगों को प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ाने के लिए। तो एक दो सवाल कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हम फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए अभी हमारा 59 को आप 59 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करें। और मान लीजिए 45 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें। सबसे पहले एक नंबर को ले लेते हैं फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले तो इसको लिख लेते हैं। नंबर 1 हम 1 को चेंज कर रहे हैं अभी। ये हमारा C = F - 32 5/9। अभी समझिए हमारा C = फ़ारेनहाइट कितना है 59 -32 5/9। अब इसको सरल करेंगे। C = कितना हो जाएगा, ये घटाएं, 9 में से 2 गए तो 7 और 5 में से 3 गए तो 27 5/9। ये गुणा का निशान आ जाएगा, यहाँ पे भी गुणा का निशान है, यहाँ पे भी गुणा का निशान। अब देखिए 9 3 27 3 पंजे 15 सेंटीग्रेड, ये आंसर आ गया इसका। अभी दूसरे को समझ लेते हैं। आपका क्या है 45। पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। F = C = 9/5 + 32। रखिए F = C कितना है आपका 45 गुणा 9/5 + 32। अब 5 से 9 बार 9 पंजे 45। अब सरल करेंगे 9 81 + 32 = अब इसको जोड़ दो 3 2 1 3 8 3 11 फ़ारेनहाइट। ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता, जिससे कि आपको केवल फॉर्मूले को लगाना है। आप समझ लेंगे कि 45 को मैंने किस तरीके से, ये हमारा 45 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में चेंज किया है। तो जहाँ हमारा सेंटीग्रेड C लिखा है वहाँ मैंने 45 को रख दिया। वैसे ही यहाँ जहाँ F लिखा था वहाँ मैंने 59 को रख दिया था। बस
छोटा सा फॉर्मूला है और उसको आप लेके इसको हल कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आपको केल्विन में चेंज करना है तो वहाँ प्लस हो जाता है, रीमर में ऐसे ही चेंज हो जाते हैं। और आपको मैं छोटे छोटे जो भी सवाल हैं उनका आंसर देता रहूँगा और आप इसको समझेंगे। वेरी सिंपल है।